हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेवर गिव अप। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी। ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। इससे पहले हमने इसके 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है और ये आज हमारा है चैप्टर नंबर 3। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स में ये आपको दे रखा है, आपको ये भी पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। आपको ये यहाँ पे ये इमेज दे रखी है, इसमें दिखाया हुआ है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति पर। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यहाँ पर आपको पृथ्वी की गतियाँ दे रखी हैं। इससे पहले हम ये बॉक्स में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। आगे पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। अभी हमने पीछे पढ़ा अंतर्जनित बल के बारे में और बहिर्जनित बल के बारे में। तो अंतर्जनित बल में क्या क्या होता है? आकस्मिक बल। उसमें क्या क्या होते हैं? आकस्मिक बल में भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, भूस्खलन होता है। और इसमें क्या होता है? पटल विरूपण बल। इसमें होता है पर्वत निर्माणकारी बल, जिसमें पर्वतों का निर्माण होता है। बहिर्जनित बल अपर्दन और निक्षेपण, नदियों द्वारा बहता हुआ जल, पवनों द्वारा, समुद्री जल तरंग द्वारा और हिमनद द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि किस वजह से ये जो है एंडोजेनिक और जो है एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं। ये हमारी पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है? हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्मा है। और जब पृथ्वी हम ये सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी गति करती है, जिसे कहते हैं परिभ्रमण। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसे कहते हैं परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर। तो पृथ्वी की इस गति के कारण क्या होता है कि परिवर्तन होते रहते हैं सतह पर, तो जिसकी वजह से ये फोर्स लगते हैं, जिसे अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, एंडोजेनिक और कहते हैं इसको एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दावली दे रखी है आपको। स्थलमंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। ये दे रखा है शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। जो ये एंडोजेनिक और जो है आपका एक्सोजेनिक है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? एंडो मतलब अंत है, एक्सो मतलब ब्राहा यानी कि बाहरी, और प्लस जेनिक शब्द को कहते हैं उत्पत्ति। तो ठीक इससे मिलकर एंडो और जेनिक से मिलकर बना एंडोजेनिक, और एक्सो और उत्पत्ति ये जेनिक से मिलकर बना एक्सोजेनिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपको दे रखा है, ये ज्वालामुखी का जो चित्र है, ये हमने इससे पहले चैप्टर में भी इसे पढ़ा था। तो इसलिए ये सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए हमें आगे का चैप्टर देखने से पहले हमें पीछे का चैप्टर एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि आगे की चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो जो ये हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ से क्या होता है, ये विस्फोट होता है और यहाँ से क्या निकलती हैं, ये यहाँ से गैसें निकलती हैं। ये क्रेटर होता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा मुंह बन जाता है, जिसे क्रेटर कहा जाता है, और इसमें से क्या निकलती हैं? बहुत भाप टाइप निकलती है, जिसमें से बहुत सारी गैसें निकलती हैं और इन्हीं से कुछ पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं इसके अंदर से। ये क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, जब ये मैग्मा में विस्फोट होता है तो ये बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आता है तो ये ठंडा होकर ये लावा बन जाता है, लावा का रूप धारण कर लेता है, और इसी के कारण हम जो होती हैं वो आग्नेय चट्टानें बनती हैं, और उन आग्नेय चट्टानों से क्या प्राप्त किया जाते हैं? बहुत सारे खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि जहाँ पर भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले उसकी मतलब जो होती हैं कि जहाँ पर उसकी जो सबसे पहले तरंगें महसूस की जाती हैं वो होता है उसका अधिकेंद्र। लेकिन जो जहाँ पर भूकंप बनता है, जहाँ पर स्टार्ट होता है, तो उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। वो होता है भूकंप का उद्गम केंद्र। लेकिन जहाँ पर सबसे पहले महसूस होता है वो होता है अधिकेंद्र।
ठीक है फ्रेंड्स, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। आगे पढ़ेंगे। इसमें ये छोटा बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आप कर सकते हैं चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें, जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे कि जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें भी कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे पढ़ेंगे। ये आपकी दे रखी है यहाँ पर उद्गम केंद्र। कहाँ पर होता है उद्गम केंद्र, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा, ये आपका उद्गम केंद्र दे रखा है जहाँ से भूकंप बनता है। और ये भूकंप की जो तरंगें चलती हैं इस प्रकार ये आगे ऊपर की ओर बढ़ती हैं। और जब सबसे पहले जो महसूस होती हैं तरंगें कहाँ होती हैं, वो होती हैं इस जगह पर, ये होता है अधिकेंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, वह स्थान जब भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र। आगे बढ़ेंगे। भूकंपीय तरंगें, क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। तो आपने ये हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं चैप्टर। अगर आपने तो फ्रेंड्स जब आपने अपनी शिक्षा ली होगी तो उस टाइम आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें पी तरंगें अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। पी तरंगों को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें। एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें। एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, पहली चीज़ क्या है कि जिस टाइम जब हम बिगनर्स थे, जब हम सीख रहे थे चीज़ों को, जब हम खुद जो है स्टूडेंट थे, जब पढ़ रहे थे चीज़ों को, तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे टीचर्स ने हमको सिखाई थी, है ना। लेकिन क्या होता है, वक्त के साथ चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए ये एक रिवीजन का भी बहुत बेस्ट वे है कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें भी रिवाइज हो जाएंगी और हम अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए सक्षम रहेंगे, प्लस हमारी मेमोरी में भी चीज़ें दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये दे रखा है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। अगर हमने नहीं भी पढ़ रखा होता तो हमें सीखने का ये एक बहुत अच्छा मौका होता है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। सच है, हम भूकंप के बारे में तो हमें नहीं पता होता है ना, कि भूकंप कब आएगा, कैसे आएगा, अचानक से ही आ जाता है। तो इसलिए लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे अथक प्रयास होते हैं जिनकी मतलब पहले से तैयारी की जाती है कि अगर भूकंप आ जाता है तो हम उससे किस तरीके से हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। उसको रोक तो नहीं सकते क्योंकि प्राकृतिक घटना है, जो होना है वो होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको जो होने वाली हानि है उससे हम थोड़ा सा बच सकते हैं। तो इसलिए हम उसके लिए पहले से ही हमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है, पहले से ही चेतावनी मतलब लोगों को देनी होती है, जागरूक करना होता है इस बारे में। ठीक है, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो शायद आपने भी कभी सुना होगा, मैंने तो सुना है क्योंकि मेरे एक दादाजी हैं, वो हमेशा कहा करते थे कि जैसे जब ये कुत्ते बहुत ज़्यादा रोते हैं या भौंकते हैं तो इनका एक संकेत होता है कि मतलब कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है। तो शायद इनको पता चल जाता है पहले से ही। ठीक है, इसलिए इसमें भी कहा गया है, इसमें भी बताया गया है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं आप इसके लिए, मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये आपको एक चित्र दे रखा है गुजरात में भूकंप आया था उसका। ठीक है, क्या क्या विनाश हुए थे। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके, एक नंबर पर देखा है, भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। हम सभी को पता है, लेकिन शायद जो उस टाइम के बच्चे नहीं थे उनको शायद ना पता हो, उस टाइम उनका शायद जन्म भी ना हुआ हो, लेकिन हम पढ़ के चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। हमें पढ़ के पता चल सकता है कि हम मतलब जो हमारा जन्म नहीं हुआ था उससे पूर्व क्या क्या घटनाएं हुई थी। वो हमारे जो होते हैं ना, कि हमसे जो यंग जो होते हैं हमारे, या हमारे मम्मी पापा या हमसे जो बड़े लोग हैं, वो हमें ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं। लेकिन अब सबसे अच्छा वे होता है कि हम बुक्स में सारी चीज़ें दी रखी होती हैं, अगर हम उनको पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, नंबर 2 पर था, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका हुई थी। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात बहुत चिंताजनक थे। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे। जिस वक्त गुजरात के भुज में भूकंप आया था, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन किस प्रकार किया जाता है। भूकंप लेखी, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, मापन का एक यंत्र होता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है कि भूकंप किस स्पीड का था। ठीक है, जैसे 2.0 जो स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है, मतलब कम होती है, उससे हानि की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन
उसका प्रभाव ना के बराबर ही होता है। भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है। वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है, मतलब चीज़ें गिरने लगती हैं, उसमें हानि होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन उससे अधिक होती है। जैसे 6.0 होती है तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और 7.0 वाला वो तो सर्वाधिक विनाशकारी होता है। आगे पढ़ेंगे क्रियाकलाप है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। भूकंप से बचाव की तैयारी। यहाँ आपको भूकंप लेखी बताया था ना अभी पीछे, भूकंप लेखी ये अभी हमने पढ़ा था ना, भूकंप का मापन यंत्र क्या होता है। भूकंप लेखी वो ये है, ये आपको इस इमेज में दे रखा है, ये रहा, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, भूकंप से बचाव की तैयारी। आपने अभी ये चैप्टर पढ़ा है, आप एक बार खुद से सोच के देखिए कि हमें मतलब जब भूकंप आने वाला होता है तो हम अपने घरों में क्या क्या कर सकते हैं। हम किस किस तरीके से अपने बच्चों को सुरक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों की या अपने आप की या अपने सामान की। हम किस तरीके से मतलब अपनी अपनी चीज़ों को बचाएंगे। अगर कोई एक बहुत बड़े ऐसी घटना होने वाली है, आपको पता चल गया कि भूकंप आने वाला है, तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे, क्या करोगे, है ना। जब सोचेंगे तभी तो हमारा माइंड थोड़ा डेवलप होगा। और वैसे ही जब हम अपने घर की व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से सोचेंगे, वैसे ही गवर्नमेंट जो होती है वो बड़े लेवल पर, मतलब बहुत बड़े लेवल पर पूरे भारत के लिए सोचती है, या जहाँ पर भी जिस जगह पर भी भूकंप आता है वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ के जो निजी लोग होते हैं, मतलब जो रहने वाले स्थानीय लोग होते हैं, वो पहले ये सारी चीज़ें कैसे, जहाँ जल्दी जल्दी भूकंप आते हैं वो कैसे अरेंजमेंट करते हैं, वो कैसे तैयार रहते हैं उन परिस्थितियों से, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सबसे पहला सवाल है ये, सुरक्षित स्थान कहाँ आश्रय लेना चाहिए। सुरक्षित स्थान होना चाहिए रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। किन से दूर रहें, आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से, क्योंकि भूकंप के झटके इतने तेज़ होते हैं ना कि वो सारी चीज़ें टूट के नीचे गिरने लगती हैं। जब वो नीचे गिरेंगी, अगर आप सपोज कीजिए आप उसके नीचे बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको उससे चोट लगेगी, आपको उससे हानि होगी ना। इसलिए ऐसी जगहों पर नहीं बैठना है। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकसित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। क्या कौन कौन, पहली चीज़ अपर्दन क्या होता है, ये दे रखा है ना, विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन किस किस कारण होता है, ये आपका दे रखा है, जल के द्वारा, पवन के द्वारा, हिम के द्वारा। ठीक है, जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जब उस पर लगातार पानी गिरता रहता है तो क्या होता है, वो पहाड़ धीरे धीरे कभी कहीं से टूट के गिर जाता है, कभी कहीं से वो उसमें चटकन आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। और जब तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएं, इतनी स्पीड की वो हवाएं होती हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत सारी चीज़ों को ले जाती हैं अपने साथ उड़ा करके। तो क्या होता है, ये छोटे छोटे से जो होते हैं, इनके कण होते हैं या अवसाद होता है, वो अपने साथ ले जाते हैं पवन के द्वारा, जल के द्वारा या हिम के द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे ले जाया जाता है। किसके द्वारा, वायु और जल के द्वारा अपराधित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। जब वो लेकर के, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, हम ये कोई पहाड़ है, लगातार इसका यहाँ से अपर्दन हो रहा है, ये घिस रहा है पहाड़। तो यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ होती हैं ना, नदियाँ, ये जो टूट फूट होती है इसकी, ये जो टूट फूट होती है, ये अपने साथ इनको पानी के बहाव के साथ बहा कर ले जाती हैं। और क्योंकि यहाँ से जब नदियाँ गिरती हैं, उनकी स्पीड तेज होती है, तो ये सारा मलबा जो होता है ये उठा करके ले जाती है अपने साथ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब नदियों की स्पीड कम हो जाती है, मतलब समतल मैदान जहाँ आते हैं, नदियों की स्पीड कम हो जाती है, तो नदियाँ वहाँ ले जा करके ये सारा जितना भी ये जो होते हैं ना अवसाद अपने साथ ले जाती हैं, जो यहाँ से घिसे हुए होते हैं, उनको ले जा करके वहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं, मतलब वहाँ पर इन्हें बिछा देती हैं। इसको अपर्दन और इसको निक्षेपण कहा जाता है। कहा जा रहा है ये अपर्दन और निक्षेपण का ये जो प्रक्रम होता है, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे स्थलाकृतियों के बारे में, बहुत सारी स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं इनके द्वारा। ठीक है, नदी के कार्य क्या होते हैं, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना पीछे, जब मैंने अभी आपको इमेज बना के दिखाई थी, ये इस प्रकार भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती हैं, तो ये जलप्रपात बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ये जलप्रपात। आपने देखा है ना, ऐसे करके इस तरीके से जो जल गिरता है ऊपर से, ये कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। ठीक है, ये जो होती हैं ये कठोर शैलें होती हैं, लेकिन जल की शक्ति द्वारा इन्हें काट दिया जाता है। ये क्योंकि पानी तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ही जो बहुत तेज़ फ्लो में, जब स्पीड में जब पानी चलता है, तो क्या होता है कि वो चाहे कितनी भी कठोर चट्टान हो, वो उसमें भी क्या करता है, उसे भी घिस देता है धीरे धीरे बहुत टाइम के बाद। लेकिन इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है, 1 या 2 दिन में नहीं होता, साल 2 साल में नहीं होता, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इस प्रक्रिया को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे।
ये एक जलप्रपात था, हमने देखा। जब नदी मैदानी क्षेत्र से प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। ये आपको दिखाया गया है ये इमेज में इस प्रकार, ये आपको दिखाया हुआ है। ये जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, जो कौन सी ये स्थलाकृतियाँ हैं, ये जो सांप टाइप की जो बनी हुई होती हैं, इन्हीं को, ये वाली जो होती हैं, इन्हें विसर्प कहा जाता है। विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि ये जो विसर्प बना रही है ना नदियाँ, एक समय बाद क्या होता है कि इतने सारे अवसाद, मतलब नदियाँ जो अपने साथ लाती हैं ना, निक्षेपण हो जाता है इनके यहाँ पे। जब नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती हैं, इतना ज़्यादा निक्षेपण हो जाता है कि नदियों से ये जो विसर्प जो बनते हैं ना इस प्रकार गहरे गहरे, तो वो कहीं भी एक तरफ को कट जाते हैं। मतलब नदियाँ अपना सीधा रास्ता ले जाती हैं, ये एक साइड में बने रह जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, जैसे ये नदी जा रही है, ठीक है। अब ये नदियों का क्या है, ये वाला इतना हिस्सा नदियों के द्वारा वो निक्षेपण जो आता है, अवसाद जो आता है, वो ले आई अपने साथ। तो क्या हुआ, जो नदियों का जो बहाव होता है ना, इस टाइप से वो कट जाता है। इतना हिस्सा वो कट गया। ये नदी पूरी सीधी जा रही है, लेकिन ये इतना हिस्सा जो है ये अलग हो गया। तो इसको क्या, ये विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं। तो इस जगह को क्या कहते हैं, ये झील कहते हैं। इसको नाम दिया गया है चाप झील। क्या कहा जाता है इसे? चाप झील। ठीक है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में आगे बढ़ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ये। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इससे कैसे मैदान बनते हैं? उपजाऊ मैदान। और बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, जिनको वितरणिका कहा जाता है। ये देखा हमने, ये इस तरीके से ये कई भागों में डिवाइड हो गई ना ये नदियाँ। जब ये नदी एक टाइम बाद जब ऐसे करके गिरती है ना ये नीचे की तरफ, तो ये कई भागों में डिवाइड हो जाती है, कई सारे पार्ट्स बन जाते हैं इसके। ये मुख्य नदी की धारा आ रही थी यहाँ से, लेकिन ये कई जगह पे फैल गई इस तरीके से। तो ठीक है, ये जो कई पार्ट में जो डिवाइड होती है इसे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? डेल्टा कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरणिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अभी हमने पढ़ा था, डेल्टा कहा जाता है इसे। ठीक है, विश्व की कुछ नदियों के नाम जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, बताइए आप कौन सी ऐसी नदी को जानते हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है? क्या आप जानते हैं? मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी गंगा नदी है वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, आपने देखा है जो कहाँ पर जाकर मिलती है ये गंगा नदी? ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में जाकर के। वहाँ से ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर आपको दे रखा है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भंगू कहते हैं। समुद्री किनारे तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा अभी। ये समुद्री गुफा, ये आपको दे रखा है यहाँ पर आपको इमेज में, ये होती है आपकी समुद्री गुफा। ये भी लगातार ये जल की वजह से ही होती है। और ये तटीय मेहराब जो बिल्कुल पानी को दूसरी तरफ के पानी के साथ मिला देती है, बीच में एक होल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भृंगु कहते हैं। समुद्र किनारों पर अवसाद जमा हो जाते हैं, जिससे पुलिन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कहाँ हो जाता है? जो किनारे जो होते हैं ना, समुद्र के जो किनारे होते हैं उन्हें उनको कहा जाता है समुद्री पुलिन। ठीक है, हिमनद का कार्य क्या है? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ेंगे। पवन के कार्य, पवन के द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं ये भी हम पढ़ेंगे और इसके कार्य भी देखेंगे। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। क्या है रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण का कारक? पवन। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन शैली के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ऊपरी भाग तक पवन नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो क्या करती है? सबसे पहले वो निचले भाग को काटती है। इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। जैसे हमने पढ़ा, हमें छत्रक सैल कहाँ देखने को मिलते हैं?
हमें छत्रक सेल ये कहाँ मिलते हैं, हमें देखने को ये मिलते हैं हमें रेगिस्तान में। ठीक है, इसलिए क्या इसमें देखा है पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं। क्या पवन जो होती हैं वो जो सेल का जो ऊपरी भाग होता है उसके निचले भाग को आसानी से काटती हैं। इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये इस जगह पर ये पहाड़ी टाइप दिखाई दे रहा है आपको। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर क्या बन जाती है, छोटी पहाड़ी। इनको कहते हैं बालू टिब्बा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, कहते हैं ना लोएस के मैदान, वो चीन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे दे रखे हैं आपके अभ्यास प्रश्न। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए एक बार और खुद से। ठीक है, फिर ये प्रश्न जो दे रखे हैं इनके आंसर्स देने का प्रयास कीजिए। प्लेटें क्यों घूमती हैं, बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है, ये हमने अच्छे से पढ़े हैं। अपर्दन क्या है, बाढ़ मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, चाप झील क्या है। और भी इसके आगे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आप उनको देने का जो क्वेश्चन है उनको देने का आंसर्स देने का प्रयास कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपने पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।